Hello everyone, dear learners. Hello everyone. Let's get started. मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि JKPSC एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करवाओ बिकॉज़ इसका बहुत जल्दी है एग्ज़ाम पेपर। तो no worries, we will try to cover the syllabus and interested students can text me if they like this lecture. All right, और ये आपका UGC नेट में भी काम करेगा. All right. सो आज हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अर्लियर yesterday we have studied about ancient literature. I hope you have revised all those writers, Sophocles and Euripides and Aeschylus, and today also whatever we will study you will revise it, because see, revision is the key. Until and unless you won't revise, it will go in vain, it will be futile. तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार करी है जिसको बहुत टाइम लगा। ऑब्वियसली दीज पीपीटीज टेक्स एक्सेसिव टाइम, जैसे एंशिएंट लिटरेचर की मैंने बनाई थी। सो एज ऑफ चौसर सी क्या है? एज ऑफ चौसर में ना, जिसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, जिसका अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो इट्स 1150 टू अराउंड 1350 AD। ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर शिवालरिक रोमांसेस ब्लूम किए। शिवालरिक रोमांसेस क्या होते हैं? जो नोबल कोर्ट्स होती है ना, मिडीवियल पीरियड की, वहाँ पर जो लव था उसको कोर्टली लव कहते थे। व्हाट वी कॉल इट कोर्टली लव। ऑल राइट। सो बहुत सारी पोइट्री फ्लरिश हुई। आपका ड्रामा, मिस्ट्री प्लेस, वी विल सी मोरालिटी प्लेस, जैसे आपका फॉस्टर्स है। फॉस्टर्स को भी कई बार क्या कहा जाता है कि ये भी एक तरीके का मोरालिटी प्ले है। वाई? क्योंकि इसमें गुड और इविल की बात है। तो यहीं से गुड वर्सेस इविल, यहीं से सारी स्टार्टिंग हुई थी आपकी मिडीवियल एज से ही हम कह सकते हैं। ऑल राइट। सो आपको टाइमलाइन इसका याद रखना है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। इट्स अराउंड 1150 AD to 1350 AD, middle English period. If we talk about, where lot of developments happened in poetry, if we talk about, और ड्रामा। ठीक है, हम सारों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा डियर फ्रेंड्स आपका, क्योंकि बहुत बड़ी है सी चौसर एज, और मैं चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे से करें इसको प्रिपेयर कि आपका कोई भी जो कहते हैं ना क्वेश्चन मिस ना हो, एटलीस्ट फ्रॉम द एज ऑफ चौसर। ऑल राइट डियर लर्नर्स, नाउ अब हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। सी, ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि 1350 टू 1400 चौसर का टाइम रहा, और 1400 to around 1550, even in some books it is said 1558 there is a barren age, जिसको एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा एज था जहाँ पर ज़्यादा लिटरेचर नहीं हुआ, धीरे धीरे फ्लरिश हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कैसे एडवर्ड थ्री, यू नो, ही participated in French Revolution. It got long and there was a war between England and France, जिसको हम वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे दो हाउसेस थे। ठीक है, हाउस ऑफ लैंकेस्ट्रियन ऑल्सो। देन लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं विच आई थिंक आपको पता होनी चाहिए ये सब, यू मस्ट नो। ब्लैक डेथ प्लेग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे एक इवेंट हुआ था जहाँ पर प्लेग आ गया था। देन पीजेंट रेवोल्यूशन ऑल्सो अकर्ड। पीजेंट रेवोल्यूशन में क्या था, जितने भी पीजेंट्स थे, अब प्लेग आ गया तो काफ़ी ज़्यादा, देखो इस एज में वॉर्स आ रही हैं, प्लेग्स आ रही हैं, तो जो किंग्स हैं, किंग्स को कैसे बेनिफिट होएगा? अब बहुत सारा इकोनॉमी जो था ना वो डाउन जा रहा था। इकोनॉमी क्या जा रहा था? डाउन जा रहा था। तो किंग लोगों ने क्या सोचा, चलो हम ना टैक्सेस लगाते हैं। सो किंग्स इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। ठीक है, ये सारे टैक्सेस लगाने लगे, इससे पीजेंट रेवोल्यूशन हुआ। चर्च आपका बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, करप्ट हो गया था। अब बीच में जब भी करप्शन फैलता है ना और हमारे टैक्सेस बढ़ने लगते हैं, तो चर्च वालों ने सोचा क्यों ना हम लोगों को और एक्सप्लॉइट करें। उनको गॉड से डराया जाता था। आप कैंटरबरी टेल्स देखेंगे, बिल्कुल इतना करेक्टर्स का आपको देखेंगे कितने करप्ट करेक्टर्स हैं, बिल्कुल उसका क्या कहते हैं, रियलिज्म शो की है चौसर ने ना। I must write it here, realism by the character of we will talk about Summoner, किस तरीके से वो करप्ट था, है ना।
पार्टनर वाज आल्सो करप्ट। एक पार्सन अच्छा था उसमें, कैंटरबरी टेल्स में, और उसका जो भाई है फ्लोमेन। तो आपसे पूछ सकते हैं हु वर गुड नेचर्ड एक्लेसियास्टिकल करेक्टर्स। चर्च के लिए हम कौन सा यूज करते हैं टर्म? एक्लेसियास्टिकल, ठीक है, एक्लेसियास्टिकल। तो देखिए आपको कैंटरबरी टेल्स में करेक्टर्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, देखना है कौन सा करेक्टर क्या शो करता है। वो सारे रियलिज्म बताता है 14th सेंचुरी का, कि उस टाइम पे कैसा एज था, ठीक है ना। लोलार्ड्स मूवमेंट आया, ये भी जॉन वाइक्लिफ ने स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था? अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द चर्च। तो जितना भी करप्शन फैल रहा था उस टाइम पे, तब ये स्टार्ट हुआ था। लैंगलैंड इवन कंडेम्ड इन हिज वर्क पायर्स द प्लोमैन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से कैसे आएंगे। देखिए सबसे पहले आपसे लैंगलैंड का ही पूछ सकते हैं, वर्क किस क्या है, पायर्स द प्लोमैन पूछ सकते हैं। उसमें 4 आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे, क्या कंडेम करते हैं, चर्च के बारे में करते हैं। लोलार्ड लीडर का लीडर कौन था लोलार्ड मूवमेंट का? इट वाज जॉन वाइक्लिफ। ठीक है ना। तो आप उस टाइम का पीरियड समझने की कोशिश करिए, सोशो पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हैपन हो रहे थे उस टाइम पे। Next, we will move forward to the very important development occurred in 14th century, that is standardization of English. बहुत ज़्यादा English को standardize कर दिया गया। London East Midland dialect it got popularized by Chaucer। तो पूछ सकते हैं कौन सा dialect popularize किया था चौसर ने? It was East Midland dialect। ठीक है। 1362 में इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, इन विच ईयर इंग्लिश गॉट we can say established as a court language, that is 1362। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैं एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ। मिडल इंग्लिश पीरियड में चौसर की अगर हम बात करें तो उनका टाइमलाइन 1350 टू 1400 है। 1400 टू 1550, आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, जिसको बैरन एज कहते हैं। जहाँ इतना लिटरेचर नहीं फ्लरिश हुआ, पर धीरे धीरे रिवाइवल हुआ। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आज आप क्या करना, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना इसकी, तो आपको पता लगेगा। वॉर्स हो रहे हैं, प्लेग्स आ रहे हैं, पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं, और उनके लिए कौन आ रहे हैं? मार्टिन लूथर भी आ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिखा था प्रपोजल। तो मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, people like William Langland, they are coming in the picture and trying to help out these peasants, trying to help out the common people, कि हम कैसे निकाले इन करप्ट एक्टिविटीज से, जो इवन जिसमें चर्च भी इन्वॉल्व है। आप सोचे किस हद तक करप्शन फैल सकता है जब रिलीजन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जो आजकल हो रहा है। फिर इंग्लिश का कैसे चौसर ने स्टैंडर्डाइज किया, कौन से डायलेक्ट का किया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को उन्होंने क्या किया था? पॉपुलराइज किया था, जिसको लंदन डायलेक्ट भी कहा जाता है। कौन से ईयर में किया था? 1362, दैट इज 1362। आगे बढ़ते हैं। मैंडेविल एंड मेलरीज प्रोज की अगर हम बात करें, अभी तो हमने पोइट्री देखा थोड़ा सा, अगर हम प्रोज की बात करें, सो प्रोज में स्कॉटिश लिटरेचर उस टाइम पे फ्लरिश हुआ था, इसीलिए नाम पड़ा स्कॉटिश चौसोरियंस। ऐसे चौसोरियंस जो स्कॉटिश, जो फॉलोअर्स थे चौसर के, ठीक है, पर वो स्कॉटिश लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जिसमें एक आते हैं आपके मैंडेविल और आता है मेलरी। ठीक है। पैटर्न इनके जॉन ऑफ गॉन्ट रहे हैं। जॉन ऑफ गॉन्ट की एक वाइफ थी, उनकी डेथ पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, बुक ऑफ डचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ब्लांचे इनकी वाइफ थी। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो पता होने चाहिए चौसर के बारे में। फिर रिचर्ड टू किंग आ गए थे 1377 के दौरान, और इस टाइम पे 3 स्टेजेस में जो चौसर का पूरा लिटरेचर है, वो चौसर के टाइम पे जो राजा थे उसके बेसिस पर डिवाइड होता है। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? फेई से। फ्रेंच लिटरेचर जो चौसर के टाइम पे हुआ, फिर इंग्लिश के ड्यूरिंग इंग्लिश पीरियड, और ड्यूरिंग इटालियन पीरियड जो जो लिटरेचर उन्होंने पब्लिश किया, वी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज फ्रेंच, इंग्लिश एंड इटालियन। ये देखिए जो फ्रेंच पीरियड में उनका पब्लिश हुआ लिटरेचर, वो था रोमांस ऑफ द रोज, जिसको रोमांस भी कह दिया जाता है।
और द बुक ऑफ द डचेस, ये किसकी वाइफ पे डेथ पे हुआ था? जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट थे उनके पैटर्न थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं चौसर के पैटर्न के बारे में बताओ। All right, so they can also ask about the patron of the Chaucer, that is John of Gaunt. ठीक है। फ्रेंच पीरियड काफ़ी ज़्यादा क्लमसी था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, उनकी राइटिंग्स इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू इटालियन स्टेज। इटालियन स्टेज में आपका एनालिडा एंड आर्कीट नाम का एक उन्होंने वर्क लिखा, पार्लियामेंट ऑफ फोल्स लिखा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कौन से वर्क में उन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया। सो राइम रॉयल ही यूज्ड इन ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। ठीक है, इस वर्क में उन्होंने राइम एंड रॉयल का यूज़ किया जो नैरेटिव था नेचर में। राइम रॉयल क्या है? एक कपलेट लिखने की टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल हीरोइक कपलेट यूज़ किया था आपका अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, राइम रॉयल फर्स्ट टाइम चौसर यूज्ड इन हिज वर्क दैट इज ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे उनका चौसर का द हाउस ऑफ फेम वर्क कौन से कपलेट्स में लिखा? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में। आपको डियर फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको दो स्टेटमेंट्स दे देंगे, एक में इंटरचेंज कर देंगे, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, देन हाउस ऑफ फेम इन राइम रॉयल, टेल ट्रू एंड फॉल्स करके। बोथ करेक्ट है स्टेटमेंट, वन करेक्ट है, तो बोथ इनकरेक्ट होंगे क्योंकि ट्रॉयलस एंड क्रिसीड आपका लिखा था राइम रॉयल में, हाउस ऑफ फेम आपका लिखा है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में। Then we will move forward and read about his dream allegories. ड्रीम एलिगरी चौसर की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन करके एक इनका वर्क है जिसमें उन्होंने सोचा था मैं 19 वुमेन को अच्छे से क्या करूँगा, उनकी स्टोरीज बताऊंगा, पर वो 8 ही फिनिश कर पाए। जैसे कैंटरबरी टेल्स भी उनका एक इनकम्प्लीट वर्क है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीजेंड ऑफ गुड वुमेन उनका एक कंप्लीट वर्क है या एक इनकम्प्लीट वर्क है। सो यस, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज इट्स इनकम्प्लीट वर्क। देन हीरोइक कपलेट, हाँ ये मैंने आपको चीज़ बतानी थी, जहाँ पर भी आपको लगता है राइम रॉयल हीरोइक कपलेट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड, तो मैं आपके लिए उसके लिए रेफ़र करूँगी, आप एम.एच. अब्राहम्स को ज़रूर एक बार रेफ़र करें। और मैं आपको इस 1 मंथ में फॉर JKPSC एंड दिस नेट JRF इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बाकी दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द कैंटरबरी टेल्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप मिडल इंग्लिश पीरियड पढ़ रहे हैं एंड यू आर लीविंग दिस द कैंटरबरी टेल्स, तो आई थिंक यू आर कमिटिंग द बिग मिस्टेक। इसमें कितने प्रिलिम्स हैं, पिलग्रिम्स हैं जिसको हम कहते हैं रिलीजियस ट्रैवलर्स हैं, दे आर 28 इन नंबर एंड 29 इंक्लूडिंग होस्ट है। होस्ट का नाम भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ हैरी बेली। तो इसमें देखो क्या था, सिंपल सा फंडा है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको कहा जाता है आप 2 स्टोरी जाते हुए और 2 स्टोरी आते हुए वो आपको सुनानी है, और जब सबसे बेस्ट होगी हेरेबेली उसको क्या देगा, डिनर की पार्टी देगा। और टाबर्ड इन में वो सारे मिलते हैं, साउथ वर्क से कैंटरबरी जा रहे होते हैं। कहाँ से जा रहे होते हैं? साउथ वर्क से कैंटरबरी। कैंटरबरी किस लिए जा रहे होते हैं ये भी पूछ सकते हैं, थॉमस बेकेट की श्राइन के लिए जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट टेल जो है वो आपकी नाइट की टेल है, ऑलराइट, एंड लास्ट टेल आपकी पार्सन्स टेल है। अगर आपसे पूछे चौसर की टेल वो कौन सी है, टेल ऑफ मेलिबियस, और ये आपकी प्रोज टेल है। ठीक है, कौन सी, देखो चौसर की वैसे 2 टेल्स हैं, टेल ऑफ थॉपस एंड टेल ऑफ मेलिबियस। पर इफ़ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं प्रोज टेल्स कैंटरबरी टेल्स में कौन सी है, ध्यान से सुनना, प्रोज टेल्स कैंटरबरी में कौन सी है, तो आप बताओगे एक मेलिबस की टेल जो कि चौसर ने लिखी है, और एक पार्सन्स टेल। ठीक है, पार्सन्स टेल। और टोटल इनका इरादा था कि हम 120 टेल्स लिखेंगे। अगेन ये लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की तरह एक इनकम्प्लीट वर्क है, इन्होंने केवल 20 ही टेल्स लिख पाए थे। आगे हम अगर बात करें चौसर के कुछ फ्यू माइनर वर्क्स की, सी माइनर वर्क्स ऑफ मेजर राइटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इनके ये छोटे मोटे वर्क हैं, जैसे लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस एक इनका वर्क है जो इन्होंने लिखा। देन द कोर्ट ऑफ लव, सॉरी
यस, द गॉड ऑफ लव एक इनका वर्क है जो इन्होंने लिखा। उसके बाद कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स, सीरियो कॉमिक, अगर पूछे कौन सा इनका सीरियो कॉमिक है, कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स। देन इनकी एक ड्रीम एलिग्री है जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी माइनर एंड लेस फेमस, दैट इज़ द फ्लावर एंड द लीफ। तो इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय चौसर। देखिए बहुत माइनर वर्क्स हैं बट स्टिल यू मस्ट नो। Then we will move forward to the French group, or we can say मैंने इसमें पूरा डिफरेंस दे रखा है। फ्रेंच में आपके द रोमांस ऑफ द रोज है जो एक एलिगोरिकल वर्क है। देन फ्रांस में ही आपका जो फ्रेंच पीरियड है लिटरेचर का, इसमें उनका सेकंड वर्क है दैट इज़ द बुक ऑफ द डचेस, जो ब्लांच की डेथ पे लिखा, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट एक पैटर्न है, उनकी वाइफ है। द बुक ऑफ डचेस ये ड्रीम विजन में लिखा, बहुत सारे वर्क्स उनके ड्रीम विजन में हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कौन सा ड्रीम एलिग्री है। एक आपका द हाउस ऑफ फेम भी ड्रीम एलिग्री है। द फ्लावर एंड द लीफ जो अभी हमने देखा ये भी एक ड्रीम एलिग्री है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये इनकी शॉर्ट पोएम्स है, द फ्लावर एंड द लीफ करके। उसके बाद द कंप्लेंट अनटू पिटी, दिस इज ऑल्सो अ माइनर वर्क रिटन इन फ्रेंच पीरियड। कंप्लेंट उन्होंने बहुत सारा लिखा, कंप्लेंट ऑफ मार्स करके भी एक वर्क है, एंड द ABC। ऑल राइट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू हिज इंग्लिश पीरियड। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कैंटरबरी टेल्स लिखा, इसकी स्टोरीज एंड करेक्टर्स एक बार देख लीजिएगा। लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस एक इनका वर्क है, अभी हमने पढ़ा, इट इज़ अ माइनर वर्क, इंग्लिश पीरियड में लिखा। देखिए मैं आपको एक इसलिए बता रही हूँ, जोन जोन सा कैटेगराइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। इवन क्वेश्चंस यहाँ तक पूछे गए हैं कि चौसर कौन से राजाओं के टाइम पे लिखता था, है ना। तो हेनरी फोर्थ, एच से याद रखना, एच का 4 बन जाएगा, रिचर्ड 3, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इटालियन में। इटालियन में उनका एनालिडा एंड आर्किड करके एक वर्क है, फिर पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स करके वर्क है, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड उन्होंने लिखा, इसका सोर्स भी पूछ सकते हैं। तो बोकाशियो का त्रिसीदा, और ये भी राइम रॉयल इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन भी आपका किस में है, इटालियन, ठीक है, इटालियन स्टेज में है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौसर को पोइट्स पोइट किसने कहा। ये कहा आपका स्पेंसर ने, स्पेंसर कॉल्ड हिम पोइट्स पोइट, कवियों का भी कवि। इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी ह्यूमरस रहा है, फुल ऑफ पैथोस रहा है, रियलिज्म है, नैरेटिव पावर चौसर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने डेकासलेबिक, राइम रॉयल क्या होता है, डेकासलेबिक होता है, और इन्होंने ये फ्रांस से अडॉप्ट किया था। डेका मतलब 10, सलेबिक मतलब सिलेबल्स। विलियम लैंगलैंड का एक वर्क है पायर्स द प्लोमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हम कुछ मेजर फैक्ट्स देखेंगे, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क से, कैंटरबरी टेल से। जनरल प्रोलॉग ऐड किया था चौसर ने। नाइट की टेल फर्स्ट टेल है, ऑलराइट, फर्स्ट टेल है चौसर की। इनका सोर्स है बोकाशियो का टेसीडा, ठीक है। पार्सन्स टेल इनकी लास्ट टेल है। फिर थॉपस टेल और टेल ऑफ मैलिबी ये चौसर ने लिखा। ओरिजिनली मैंने आपको बताया इन्होंने 120 प्लान करी थी बट उसको फिनिश नहीं कर पाए थे, अराउंड 24 ओनली ही फिनिश्ड। साउथ वर्क से कैंटरबरी ये जा रहे हैं। मैडम एग्लेंटाइन आती है एक प्रायरस टेल में, बिल्कुल जैसे फ्रेंच मैनरिज्म्स पे इनका फोकस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैनरिज्म्स, किस तरीके से वो खाना खाती है, इवन चूहा जो होता है पिंजरे में उसको देख के भी उसका दिल पिटी फील करता है, तो हिपोक्रेसी दिखाई है अरिस्टोक्रेटिक क्लास की। तो चौसर ने सेटराइज किया है इसको। हम कैंटरबरी टेल्स को अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 3 एस्टेट सेटायर भी कहते हैं, दैट इज क्लर्जी, मिडल और अपर क्लास, तीनों को उन्होंने क्या किया है, सेटराइज किया है, ठीक है।
मैडम एग्लिंटाइन जो प्राइडिस टेल में है, ये एक लॉकेट पहने रखती है, उस लॉकेट का नाम है एमर विंसिट ओमनिया, उसके ऊपर लिखा है। तो इसे वन लॉकेट का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, जिसका मीनिंग है लव कॉन्कर्स ऑल। ठीक है, लव कॉन्कर्स ऑल। तो इस एज में मिडल इंग्लिश पीरियड की अगर मैं बात करूँ, रोमांस काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ। आपने देखा कितने सारे डेवलपमेंट्स हुई, इवन 3 साइकिल्स आई थी। मैं आपको बताती हूँ शिवाल्रिक रोमांसेस की। वी कैन टेक द नेक्स्ट स्लाइड। एक तो था आपका द मैटर ऑफ इंग्लैंड, ध्यान से सुनिएगा, द मैटर ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे आके रोमांसेस आए थे, 3 साइकिल्स आपसे पूछ सकते हैं। फिर मैटर ऑफ आपका ब्रिटेन था। नेक्स्ट वाज मैटर ऑफ रोम द ग्रेट, एंड लास्ट वन वाज द मैटर ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में आपके शार्ले मैग्ने के काफ़ी ज़्यादा टेल्स आपकी, शार्ले मैग्ने लीजेंड्स फेमस हुई थी। मैटर ऑफ रोम की बात करूँ तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अगर मैटर ऑफ ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो आर्थर, आर्थर उसमें बहुत है। और एक सबसे फेमस प्रोज में आता है सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, ये आपको रूटलेज में भी मिल जाएगा मिडल इंग्लिश में, तो आप खुद से भी एक्सप्लोर करना, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। इफ़ आई टॉक अबाउट द मैटर ऑफ इंग्लैंड, इसमें आपका एक किंग हॉर्न एंड हैवलॉक करके है, ये लेस नोन है, बट अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट्स में तो प्लीज़ कीप इन माइंड। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस PDF। ओके, अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोइट्री की, है ना, पोइट्री सबसे पहले लेमन पर्सन थे, लेमेंस का, जिन्होंने ब्रिटेन की पूरी हिस्ट्री बताई। लेमेंस का ब्रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग एलिटरेटिव पोएम है, इट वॉज एलिटरेटिव इन नेचर, इट वॉज एलिटरेटिव इन नेचर। उसके बाद हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिका, ये देखेंगे जॉफ्री ऑफ मॉनमथ ने लिखा है। ऑल्दो यहाँ से लेस क्वेश्चंस आते हैं, बट आई डोंट वांट टू लेट यू मिस दिस। जॉफ्री ऑफ मॉनमथ, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिका। जॉफ्री ऑफ मॉनमथ आपका, अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में बात करूँ तो ड्राइडन ने एब्सलम एंड एकेटफर लिखा है, जिसमें आपका जॉफ्री ऑफ मॉनमथ है। ठीक है, उसके बाद प्रोज टेल्स में आपको अगर याद रखना है तो एक एंकरिन रिवले का नाम याद रख लेना। एंकरिन रिवले उस टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज टेक्स्ट था, जो किसके लिए लिखा जाता था, यंग लेडीज हु आर नॉट मैरिड, तो एंकरेसेस, जो उन्होंने लाइफ चूज करी थी उस टाइम पे, एंकरेसेस के लिए लिखा जाता था। ऑलराइट, एंड एलिटरेटिव, एलिट्रेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। एलिट्रेशन में भी आपका एक पेशेंस है, एलिट्रेशन आप समझते हैं ना, सेम वर्ड। देन पर्ल, पी से ये आपका एलिट्रेशन बनता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। क्रिस्टीन डे प्रीसान है एक फ्रांस में, क्रिस्टीन डे पीसान। अगर पूछे फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर कौन थी उस टाइम पे विमेन इंग्लैंड में, तो इट वाज क्रिस्टीन डे पीसान, फर्स्ट वुमेन प्रोफेशनल राइटर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, तो डू नॉट टेक इट लाइटली। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन प्रोफेशनल राइटर अगर मैं बात करूँ, इट वाज क्रिस्टीन डे पिसान। एंड विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस लाई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, इतनी इन्फॉर्मेशन। एंड एलिग्रीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमने ड्रीम एलिग्रीज देखी। उसके बाद मिस्ट्री प्लेज, अगर हम ड्रामा की बात करें, सो मिस्ट्री प्लेज, सेंट लाइफ,
मोरालिटी प्लेज, गुड वर्सेस इविल। ठीक है, क्रॉनिकल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे। क्रॉनिकल्स में मारिया डे फ्रांस, अगर विमेन की बात करूं, एक लेडी थी मैरिया डे फ्रांस, इन्होंने क्रॉनिकल्स लिखी थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आई होप मिडिल इंग्लिश पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू कॉन्टैक्ट मी, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट एंड आई विल also give coaching for JKPSC if I like I start a batch. I will start a batch if I get at least 5 to 10 students. Okay, stay tuned for further updates. Thank you so much.